आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे साथ सीबीएसई के डायरेक्टर मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि अब तबादला हो चुका है रणवीर सिंह जी का। और लेकिन जो कार्यकाल उनका रहा है उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा रहा है। ऐसा बहुत लंबे समय में होता है कि कोई ऐसा अधिकारी जब किसी ऐसी कुर्सी पर आकर बैठता है तो कहा जाता है कि जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, जो पारदर्शिता की बात होती है शिक्षा में, एक तरह से बच्चों के भाग्य खुल जाते हैं जब ऐसा कोई अधिकारी बैठता है। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, तबादला हो गया, एक तो ये दिल बैठेगा उत्तराखंड के बच्चों का, खासकर जिस तरह से आपका लगाव रहा है और जैसा आपने काम किया। क्या जिम्मेदारी मिली है, पहले उस पर बात, फिर आपके कार्यकाल पर। मैं उत्तराखंड में यहाँ पर चूँकि मूल निवासी अपने देवभूमि का ही हूँ, इसी उत्तराखंड का हूँ। और काफ़ी जगह काम करने के बाद 4 डिपार्टमेंट में भारत सरकार में डिफरेंट जगहों पे काम करने के बाद जब मैं 2016 में एज ए रीजनल हेड यहाँ पर देहरादून आया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारा काम करने को मिला। बहुत लोगों के बीच में अच्छी तरह से विद्यालयी शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम करने को मिला। ये सौभाग्य है मेरा, मैं अपने राज्य में, अपने इस जन्मदात्री भूमि में काम कर सका। मेरा प्रयास रहा कि मैं हर जन जन तक सीबीएसई के नाम को रोशन करूं, विद्यालयी शिक्षा के उस पद्धति को विकसित करूं जिसमें कि हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, उत्तराखंड की देवभूमि से उनका लगाव लगे, जिससे अपने गांव से, अपने समाज से और इस देश से उस पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए वो काम करें, जिसमें कि एक सामाजिक सोच को विकसित करने का एक जिम्मेदारी पूर्वक अवसर मिले हर उस नागरिक को जो इस देश का है। किताबें सर, एक बहुत अच्छा काम आपने किया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, हमने देखा कि ऑफिशियली भी जो पारदर्शिता चाहिए थी वो भी आपने बरकरार रखी सीबीएसई बोर्ड में। साथ में जो सरकारी स्कूलों की हमारी हालत है इस समय, वो आपने देखा। आपने कई जगह किताबें दी हैं, बच्चों को किस तरह से मदद की, और आपको लगता है कि क्या कुछ और करने की आवश्यकता है? मैंने चूँकि मेरे फादर की डेथ 2000 में हो गई थी, 25 मई 2000 को, तो मुझे पिछले 2.5 साल पहले एक ख्याल आया कि मुझे पिताजी की नाम में कुछ करना चाहिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया भगवान के उस आशीर्वाद से। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि मैंने एक समिति बनाने का निर्णय किया। उस समिति में मैंने अपनी वाइफ को चेयरपर्सन बनाया और मेरे मित्र लोग भी उसमें एज ए मेंबर भी हैं, कुछ पोर्टफोलियो लिए हुए हैं। उसके माध्यम से अभी तक जो कार्य कर सका, उसमें 16 इंटर कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, 2 उसमें सरस्वती विद्या मंदिर है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। उनको वहाँ पर एक ह्यूज लाइब्रेरी और फर्नीचर संसाधन देना, ह्यूज लाइब्रेरी की स्थापना करना, ये काम किया। और एक डिग्री कॉलेज में सैया में लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वृद्ध लाइब्रेरी की स्थापना करी। कोविड में समिति की तरफ से, कोविड में चूँकि डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हो नहीं सकता, समिति की तरफ से मोटिवेट करते हुए समिति की तरफ से कोविड में अस्पतालों में सैनिटाइज़र, मास्क, कोविड के दौरान मेडिसिन्स प्रोवाइड कराना समिति के माध्यम से, और जौनसार बाबर जनजाति कल्याण समिति एक दिल्ली में है, उसके माध्यम से ये सब प्रयास किए। एक जुनून है, एक पैशन है कि मैं इस देवभूमि से हूँ तो मैं यहाँ पर काम करूँ। अब चूँकि सरकारी व्यवस्था में काम कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र भी होगा, जाना भी होगा नए दायित्व निभाने के लिए, वहाँ पर भी जो हो सकेगा करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने घर से दूर, 2500 किलोमीटर दूर, और किस तरह से वहाँ काम शुरू किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार मंथन चिंतन करेंगे और देवभूमि के सभी देवी देवता शक्ति देंगे और उस शक्ति में आगे बढ़ूँगा, काम करूँगा। क्या आपको लगता है सर, एक कोई आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी हमें किस तरह से काम करना चाहिए स्कूली व्यवस्था को सुधारने के लिए? किस तरह का आप चाहते हैं कि सिस्टम में भी सरकार को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जिस तरह से आप जैसे जिम्मेदार लोग हैं या नागरिक हैं, हमें कैसे मिलकर अब इसकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जब तक हमारी जो व्यवस्था, इतनी बड़ी टीम है, ब्लॉक से लेकर राज्य के हर उस स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा को जब तक उन सब के काम करने वाले और जितने अध्यापक हैं वो एक मिल के एक सूत्र में काम नहीं करेंगे और इस भावना से काम नहीं करेंगे कि इस उत्तराखंड के जन जन को हमें विकसित करना है, हमें इस उत्तराखंड के हर बच्चे को विद्यालय शिक्षा में मजबूत बनाना है जो बच्चा हमारे पास है, तब तक कुछ हो नहीं सकता। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जब एक देहरादून से यात्रा करके, अभी तो कोविड का समय तो चलो हम भूल जाते हैं अभी, पर शुरुआत जब दोबारा से हो रही है और पहले भी रहा है, देहरादून से एक आदमी ट्रैवल करके चक्राता, साहिया या नरेंद्र नगर या हल्द्वानी से ट्रैवल करके अल्मोड़ा के दूरस्थ स्थान पर 3 घंटे की, 2.5 घंटे की यात्रा करके जाता है, तो क्या तो उसकी डिलीवरी वहाँ पर रहेगी और फिर वो वापस आने के लिए फिर उसी मैक्स और टाटा सूमो में इंतज़ार करता है।
क्या उसका कनेक्टिविटी वहाँ उस ज़मीन से रहेगी जिस कैंपस में वो स्कूल है, और किस तरह की कनेक्टिविटी उसकी वहाँ पर उस बच्चे से रहेगी जो बच्चा वहाँ पढ़ने आ रहा है। क्योंकि अगर हम एक अभियान चलाएंगे कि स्कूल चलो, एक अभियान चलाएंगे कि साहब हमारे विद्यालयों में आइए, उस अभियान को चलाने वाले और उसको संरक्षण प्रदान वाले जो करने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है, उनकी सोच उस व्यवस्था में ठीक नहीं है, तो कुछ भी कर लीजिए, कितनी व्यवस्था ले आइए, कितनी संसाधन दे दीजिए, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। शिक्षकों को भी वहाँ रुकना चाहिए, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर पहाड़ नहीं चल रहे, शिक्षक भी नहीं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं देहरादून में मेरी पोस्टिंग है तो मैं देहरादून में अपना काम देखूँ और अपने घर पे और ज़्यादा काम करूँ, परंतु हम क्या है कि हम तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने उस उद्देश्यों में अपने सारे बेनिफिट्स की बात तो करते हैं, परंतु उत्तरदायित्व की बात नहीं करते। तो ये थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। और मेरा विद्यालयी शिक्षा अगर मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। अगर विद्यालयी शिक्षा मजबूत नहीं, अगर हम क्लास 12th पास करके बच्चे को भेज रहे हैं अपने सिस्टम से और उसको एक अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं आती, या उसको आगे का रास्ता ही नहीं पता कि मैं पढ़ा किस लिए और पढ़ किस लिए रहा हूँ और आगे पढ़ जाके मैं करूँगा क्या, क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर है, तो कैसे वो सफल बन पाएगा, कैसे वो आगे बन के विकसित एक नागरिक बनेगा, कैसे उसकी सोच समृद्ध हो सकती है। हम उसके विषयों को चयन करने के लिए, हम उसको पढ़ाने के लिए, हम उसकी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, उसकी सोच को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, हम उसको ये नहीं समझाएंगे कि जो ये आउटर वर्ल्ड है, जो ये मिथ्या दुनिया है, इससे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें और अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार की बात भी करें, तो तभी तो ठीक होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी बेहतरीन दस्तावेज बन के आया, इतना बेहतरीन पॉलिसी है, परंतु उसको ज़मीनी हकीकत पे कौन उतारेगा? हमें ही उतारना होगा, हमारे शिक्षक को उतारना होगा, हमारे जनमानस को सहयोग करना होगा। 3 P अगर मिल जाएं, पेरेंट्स, प्रिंसिपल और प्यूपल, बच्चा, पिताजी, माताजी और प्रिंसिपल के साथ उनकी सारी टीम है, एक प्रिंसिपल के साथ टीचर भी है, अगर ये 3 P मिल जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की तस्वीर अलग होगी। फिर प्रधानमंत्री जी तो इतना कुछ कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, हम 8 घंटे के लिए भी परेशान हुए रहते हैं, तो कैसे होगा? चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे रणवीर सिंह, जो अब उत्तराखंड से तबादला हुआ है, लंबे समय तक यहाँ काम किया है, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, लंबे समय तक याद रखा जाएगा उनके कार्यकाल को, इस तरह से काम किया। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस समय अब पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को और स्कूल प्रिंसिपल को एक साथ आना होगा। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी बात और आज ये कही कि जिस तरह उत्तराखंड में हम इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पर्वतीय इलाकों में डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर चढ़ना नहीं चाहते, ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था में भी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की तरह जो शिक्षक हैं वो भी पहाड़ पर जाएं, वहाँ रहें, उस गांव में रहें और वहाँ रहकर उस पूरे माहौल को समझे, बच्चों से जुड़ें, तब जाके वो एक बेहतर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा न हो कि उनका पूरा दिन, आधा दिन ट्रैवलिंग में बीत जाता है, वो तराई मैदान के इलाके से पहाड़ चढ़ते हैं, फिर दिन में स्कूल पढ़ाते हैं, फिर शाम को लंबा समय अपना ट्रैवल में निकाल कर घर पहुँचते हैं। इससे काम नहीं बनने वाला। एकजुट होकर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और ख़ासकर जो नई शिक्षा नीति आई है उसको धरातल पर उतारने के लिए शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है, ये रणवीर सिंह ने कहा। कैमरामैन प्रदीप के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।